हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में हम लोग विलयन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले आओ हम लोग थोड़ा सा मैटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। ओके, हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मैटर यानी द्रव्य, जिसे हिंदी में कहा जाता है, पदार्थ भी कह सकते हैं। हम लोग अपने आसपास जितने भी चीज़ों को देखते हैं वो सभी क्या है? पदार्थ है, यानी मैटर है। मैटर का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो मैटर आर दो सब्सटेंसेस विच हैव सम मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ जो स्थान घेरती हो, जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, यानी द्रव्य कहलाता है। और मैटर को डिवाइड किया जाता है दो भागों में, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। क्या हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध पदार्थ है यानी प्योर सब्सटेंस है? तो इसका आंसर होगा नहीं। हमारे आसपास प्योर सब्सटेंस भी होते हैं और मिक्सचर भी होते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण के रूप में, ठीक है। तो और प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है दो भागों में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं और कंपाउंड को यौगिक। इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट मिक्सचर के बारे में यानी मिश्रण के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक का लिंक जो है ना हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम समांगी मिश्रण बोलते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। अब हम लोग मिक्सचर का डेफिनेशन से पहले शुरू करते हैं। तो two or more substances that are combined physically but not chemically, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारा मिश्रण का निर्माण होता है, यानी मिक्सचर का निर्माण होता है। भौतिक रूप से ही वो कंबाइन होना चाहिए, न कि रासायनिक तौर पे। मिक्सचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम एंड जीनस का मतलब होता है ग्रुप, सेम ग्रुप। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब ग्रुप यानी डिफरेंट ग्रुप। अब हम होमोजीनियस मिक्सचर को उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है जिसमें मैंने वाटर ऐड किया है। अब वाटर में अब हम लोग इसमें साल्ट को ऐड करेंगे। अब वाटर और साल्ट से जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा वो हमारा कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कारण, इसका कारण यह है कि जब हम वाटर के अंदर इस साल्ट को जब पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसकी जो बनावट है शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी होती है। दिखने में बिल्कुल एक जैसा आपको प्रतीत होगा, ऊपर से लेके नीचे तक आप कहीं भी देखो एक जैसा। तो इस प्रकार के जो हमारे मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो हवा, एयर को ही ले लेते हैं। एयर भी हमारा क्या है? एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर ही है। क्योंकि हवा जो है हमारे चारों ओर फैली है एक रंगहीन गैस के रूप में, और इसके अंदर भी कई सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे गैस मिलकर क्या बनाते हैं? एयर। और ये एयर ही क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर में हमें दिखाई नहीं देता कि नाइट्रोजन की मात्रा किस कोने में या किस जगह पे, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ कम है, क्योंकि ये एक मिश्रण के रूप में हमारे चारों ओर फैला है। और इस टाइप के जो मिश्रण होते हैं यानी इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं वो कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम सॉलिड्स के अंदर भी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल लेकर इसे और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एलोय को लेते हैं। एलोय
जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं हिंदी में। ये मिश्र धातु सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ब्रास, ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक के मिलने से ब्रास बनता है। बात कर ले वही जर्मन सिल्वर, तो इसमें जो इसका कंपोजिशन होगा कॉपर, जिंक और निकल का होगा। ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज का निर्माण कैसे होता है? कॉपर और टीन, एशियन यहाँ पे टीन होता है, टीन से मिलकर ये ब्रोंज बनता है। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन इससे हो सकता है पूछ लिए जाए, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर सॉलिड के अंदर भी होता है, लिक्विड के अंदर भी होता है और गैस के अंदर भी होता है, और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। तो हम यह भी कह सकते हैं कि मिश्रण का उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है, यानी कंपोजिशन पर निर्भर करता है। हमारे एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया गया है कंपोजिशन को लेकर, 1 ppm कहने का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। 1 ppm फ्लोराइड आयन वाटर के अंदर हो तो यह हमारे दांतों के लिए अच्छा साबित होता है, गुड फॉर आवर टीथ, हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि 1 ppm फ्लोराइड आयन हमारे दांतों की रक्षा करता है डिके होने से, दांतों का क्षरण होने से, ठीक है। अगर 1 ppm के जगह पर 1.5 ppm फ्लोराइड आयन वाटर के अंदर हो तो यह हमारे लिए, यानी हमारे दांतों के लिए हानिकारक होगा। इससे हमारे दांत खराब हो जाएंगे। हमारा जो कंपोजिशन क्या है, उसका कंसंट्रेशन सिर्फ डिफर करने पर उसके गुण भी बदल गए, ठीक है। यहाँ पे ये फायदेमंद हो रहा था, जब फ्लोराइड आयन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारे दांतों के लिए हानिकारक हो जाएगा। और अगर यही फ्लोराइड आयन भी अधिक हो जाए उसकी मात्रा, तब वो जहरीला हो जाता है। सोडियम फ्लोराइड इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, जो कि 1 ppm से अधिक जब फ्लोराइड आयन होता है तो फिर चूहे मारने का दवा के काम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक और चीज़ डिस्कस किया गया है, वो है इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में। इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। यह एक प्रकार का इंजेक्शन होता है जो कि सीधे नस में दिया जाता है, इंसान के सीधे नस के अंदर उसे लगाया जाता है डायरेक्ट, इसलिए इसे इंट्रावेनस इंजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन है हमेशा वाटर कंटेनिंग साल्ट के अंदर रखा जाता है, और जिसका कंसंट्रेशन किससे मैच करता हो? ब्लड प्लाज्मा से। तो ये था हमारा होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर को। तो चलिए अब हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, हेट्रो का मतलब तो आप लोग जान ही चुके हैं कि हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस मतलब ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप। मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम उनके कणों को आसानी से देख पाते हैं, उनमें अंतर पता कर पाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक बीकर के अंदर ये वाटर ले लिया और ऑयल, तेल। अब इस वाटर के अंदर ऑयल को ऐड करेंगे, तो अब जब इसे मिलाएंगे तो मिलाने के बाद कुछ देर के पश्चात आपको ये पानी का लेयर नीचे दिखाई देगा आपको और ऑयल का लेयर ऊपर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार के मिश्रण क्या कहलाते हैं? हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह वाटर के अंदर आप चॉक भी ले सकते हैं, बोर्ड पे जो लिखते हैं जिस चॉक से, उसका मिश्रण भी, उसमें क्या होगा कि वो तली में बैठ जाएगा चॉक और पानी ऊपर हो जाएगा कुछ देर पश्चात, ठीक है। इस तरह से इस प्रकार के मिश्रण क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आप लोग
इतना समझ जाइए कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे में अच्छे से घुले मिले नहीं होते हैं, इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। इसे आसानी से हम लोग देख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यानी विलयन। तो आओ विलयन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यानी कि सॉल्यूशन जो होता है एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है, यानी कि एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर को तो हमने उदाहरण से इसे समझ ही लिया है। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर में मिश्रण के जो संघटक होते हैं वो पूरे मिश्रण में एक समान फैले होते हैं। ठीक है, और हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण तो समझ ही चुके हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना होता है। हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो जिस विलयन के अंदर कम मात्रा में जो पदार्थ उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी वो लार्ज क्वांटिटी में होगी। अब इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन को ही हम लोग ले लेते हैं। तो साल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, एक तो वाटर और दूसरा साल्ट। अब ये जो वाटर होगा वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट है यानी कि हमारा जो नमक होगा यानी साल्ट, वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन की। शुगर सॉल्यूशन में हमारा शुगर जो हो जाएगा वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और हमारा वाटर जो है लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिस सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूट को हिंदी में विलय कहा जाता है और सॉल्वेंट को विलायक कहा जाता है। विलय यानी कि जो घुलने वाला चीज़ होगा और विलायक जो विलय को अपने अंदर घुलाने वाला होगा, वो विलायक कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या है। तो द माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। वही बात हुई कि जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो कि विलायक में यानी सॉल्वेंट में घुलने वाला होगा, वही पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और सॉल्वेंट की भी बात कर ले तो द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नॉन एज सॉल्वेंट। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट का एक और क्या खास बात है कि सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यानी कि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है यानी जो विलयन है वो किस भौतिक अवस्था में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने साल्ट सॉल्यूशन का उदाहरण लिया, वो कैसे देखिए, जैसे साल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, साल्ट हमारा क्या है, सॉलिड रूप में है और वाटर क्या है, वो लिक्विड स्टेट में है। अब ये सॉल्वेंट है वाटर, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में है, तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो भी हमारा किस स्टेट में हुआ, लिक्विड स्टेट में। तो ये कौन निर्धारित किया, ये हमारा सॉल्वेंट निर्धारित किया, क्योंकि ये सॉल्वेंट हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, यानी कि मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जिस अवस्था में होगा, सॉल्यूट अपना अवस्था उसी रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेगा।
यानी कि ये जो साल्ट है अपना सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर में हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जिसमें सॉल्यूट एक हो और सॉल्वेंट एक हो, तो वैसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और याद रहे कि सॉल्वेंट हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा एक ही होता है। ठीक है, और अगर सॉल्यूट की मात्रा अगर 2 हो जाए और सॉल्वेंट एक है तो टोटल मिला के हमारे जो कंपोजिशन तैयार होंगे वो 3 का। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? ये टर्नरी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्यूट 3 हो जाए और सॉल्वेंट एक, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये इस प्रकार के सॉल्यूशन जो तैयार होंगे वो क्या हो जाएगा? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस अध्याय में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की ओर। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कहने का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हो, जिस सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में होगा हमारा सॉल्यूट उसी अवस्था का रूप ले लेता है, उसी अवस्था में चला जाता है। तो गैसियस सॉल्यूशन मतलब कि विलायक जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी गैस के फॉर्म में। और लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा लिक्विड अवस्था में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। तो यानी कि सभी इसमें सॉल्वेंट लिक्विड अवस्था में होंगे। और सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा और बाकी सब सॉल्यूट जो है वो अपना स्टेट को बदल लेंगे सॉलिड रूप में। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट हमारा गैस के फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट भी हमारा गैस के फॉर्म में होगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा वो गैसियस सॉल्यूशन। अब गैस का जो एग्जाम्पल होगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, यानी कि नाइट्रोजन हमारा क्या है? विलायक है, और ऑक्सीजन क्या है? विलय है, यानी सॉल्यूट। आगे देखिए यहाँ पे सॉल्यूट अगर लिक्विड के फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट हमारा नाइट्रोजन गैस होगा, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा वो गैसियस सॉल्यूशन। और इसके एग्जाम्पल हो गए क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और ये सभी जो हमारे क्या है? गैसियस सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट क्या है? गैस है। गैस कहने का मतलब है कि गैस जो है ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, अब सॉल्यूट ले ले सॉलिड के फॉर्म में और गैस सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो इसका एग्जाम्पल हो गया कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। और इस टाइप के जो सॉल्यूशन है गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा जो अधिक मात्रा में कौन सा होगा? लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा, तो ज़्यादा मात्रा वाला को सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्यूट हमारा गैस होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो उसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब यहाँ पर हम वाटर को ही एज ए सॉल्वेंट मान के चलेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूट अगर लिक्विड के फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड के फॉर्म में है, तो इसके एग्जांपल हो गए इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि इथेनॉल भी हमारा क्या है? लिक्विड, और वाटर तो है ही लिक्विड के फॉर्म में, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगर सॉल्यूट को अगर हम सॉलिड के फॉर्म में ले और हमारा सॉल्वेंट हमारा वाटर यानी लिक्विड के फॉर्म में रहे, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन तैयार होगा ग्लूकोज और वाटर का, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में ही तैयार होगा। ठीक है, अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ही है कि सॉलिड के फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, सॉलिड रूप में। अगर सॉल्यूट अगर गैस के फॉर्म में है और हमारा सॉल्वेंट सॉलिड के रूप में है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। और इसके एग्जांपल हो गए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। अब सॉल्यूट अगर लिक्विड के फॉर्म में ले और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है ही, तो इसका एग्जांपल हो गया
एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। ठीक है, अब सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट अगर सॉलिड ही होगा और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही होगा, तब फिर क्या होगा, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। अब यहाँ पे बात करें कि ये कैसे घुलेगा, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इसको मेल्ट करके ये दोनों चीज़ को यानी कॉपर को और गोल्ड को मेल्ट करके एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो तैयार सॉल्यूशन होगा हमारा वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।